हेलो बच्चों, हम सेल डिवीज़न में इंटरफेज को कंप्लीट कर चुके हैं। आज के इस टॉपिक में हम एम फेज को पढ़ेंगे। एम फेज कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस दो चरणों में पूर्ण होता है। कैरियोकाइनेसिस का मीन्स होता है केंद्रक द्रव्य विभाजन और साइटोकाइनेसिस का मीन्स होता है कोशिका द्रव्य विभाजन। ठीक है, तो हम सबसे पहले आज की इस वीडियो में हम एम फेज को समझेंगे। एम फेज क्या होती है। ठीक है, तो हम हेडिंग लगाएंगे एम फेज। एम फेज इसी को बोलते हैं सूत्री विभाजन। वास्तव में जो कोशिका का विभाजन होता है ना, वो सूत्री विभाजन ही होता है। इंटरफेज में तो जो कोशिकाएं होती हैं वो विभाजन के लिए तैयार होती हैं, अपने आप को तैयार करती हैं। ठीक है, तो एम फेज होता है दो चरणों में। सबसे पहला होता है इसमें कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस यानी कि केंद्रक द्रव्य विभाजन, या इसी को केंद्रक विभाजन भी बोल सकते हैं। सेकंड होता है साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस या इसको बोलते हैं कोशिका द्रव्य विभाजन। कोशिका द्रव्य विभाजन। जो कैरियोकाइनेसिस होता है वो चार अवस्थाओं में पूर्ण होता है। चार अवस्थाओं में। सबसे पहला होता है प्रोफेज। प्रोफेज है, इसी को बोलते हैं पूर्वावस्था। पूर्वावस्था। सेकंड होता है मेटाफेज यानी कि मध्या अवस्था। थर्ड होता है अपना एनाफेज या इसको बोलते हैं पश्चावस्था। और लास्ट होता है टीलोफेज या इसी को बोलते हैं अंत्यावस्था। ठीक है, लेकिन जो सूत्री विभाजन होता है यानी कि जो कोशिका विभाजन होता है, मैं बोल रहा हूँ कि सूत्री विभाजन ही मुख्य रूप से कोशिका विभाजन होता है। और कोशिका विभाजन कोशिकाओं में दो प्रकार का होता है। सबसे पहला होता है, मैं यहाँ पे लिखूँ सेल डिवीजन। सेल डिवीजन यानी कि कोशिका विभाजन। ये होता है दो प्रकार का, मुख्य वैसे तीन प्रकार का होता है, लेकिन जो पहला समसूत्री विभाजन होता है ना, उसी को आसूत्री विभाजन भी बोलते हैं। मतलब जो आसूत्री विभाजन होता है वो समसूत्री विभाजन के समान ही होता है। तो हम ऐसा पढ़ेंगे कि सेल डिवीजन जो होता है मुख्यतः दो प्रकार का होता है। ठीक है, तो चलो इसको लिख ही दो। जो सेल डिवीजन होता है वो तीन प्रकार का होता है। सबसे पहला समसूत्री विभाजन, दूसरा अर्धसूत्री विभाजन, थर्ड होता है आसूत्री विभाजन। जो आसूत्री विभाजन होता है वो समसूत्री विभाजन के समान ही होता है। ठीक है, तो सेल डिवीजन तीन प्रकार का होता है, समसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन और आसूत्री विभाजन। लेकिन इन विभाजनों में जो केंद्र का विभाजन होता है या केंद्र द्रव्य का विभाजन होता है उसमें चार अवस्थाएं ही होती हैं। तो हम एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले हम आज पढ़ेंगे समसूत्री विभाजन को। ठीक है, समसूत्री विभाजन में देखेंगे हम कैरियोकाइनेसिस में ये चार अवस्थाएं किस प्रकार से होती हैं, क्या इनकी विशेषताएं होती हैं और किस प्रकार से समसूत्री विभाजन हो जाता है। ठीक है, तो हम हेडिंग लगाएंगे क्या, समसूत्री विभाजन। फिर से एम फेज या सूत्री विभाजन दो चरणों में पूर्ण होता है। केंद्रक विभाजन, कोशिका द्रव्य विभाजन। केंद्रक विभाजन चार अवस्थाओं में पूर्ण होता है, पूर्वावस्था, मध्यावस्था, पश्चावस्था, अंत्यावस्था। लेकिन जो सेल डिवीजन होता है यानी कि हम बोल रहे हैं कि जो सूत्री विभाजन होता है वो ही वास्तव में कोशिका का विभाजन होता है। अंत्यावस्था या इंटरफेज, जो अंतरावस्था हम पढ़ चुके हैं, अंतरावस्था या इंटरफेज में तो कोशिका विभाजन के लिए तैयार होती है, तो उसको तैयारी अवस्था बोलते हैं। वास्तव में जो कोशिका विभाजन होता है वो सूत्री विभाजन होता है। तो हम सूत्री विभाजन को देखेंगे कि इसका जो कैरियोकाइनेसिस होता है, सूत्री विभाजन जो कैरियोकाइनेसिस होता है, इसमें चार अवस्थाएं होती हैं। अब जो कोशिका विभाजन होता है यानी सूत्री विभाजन होता है मुख्यतः तीन प्रकार का होता है।
समसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन, असूत्री विभाजन। तो इसमें जो ये तीनों प्रकार के विभाजन होते हैं, इनमें जो केंद्रक का विभाजन होगा यानी कि जो कैरियोकाइनेसिस होगा, उसमें चारों अवस्थाएं होती हैं, लेकिन कैसे होती हैं वो हम देखेंगे क्लियर। ठीक है, तो हम सबसे पहले हेडिंग लगाएंगे समसूत्री विभाजन। ठीक है, तो हेडिंग लगाओ समसूत्री विभाजन। समसूत्री विभाजन देखिए, समसूत्री विभाजन दोनों प्रकार की कोशिकाओं में होता है, यानी कि जन कोशिकाओं में भी होता है और कायक कोशिकाओं में भी होता है। ठीक है, तो ऐसी इसकी शुरुआत करेंगे। समसूत्री विभाजन दोनों प्रकार की कोशिकाओं में होता है, यानी कि यह जनन सेल में भी होता है और कायक सेल में भी पाया जाता है। तो फिर से जो समसूत्री विभाजन होता है यह जनन सेल एवं कायक सेल दोनों में पाया जाता है या दोनों में होता है। दोनों प्रकार की कोशिकाओं में होता है। सबसे पहली बात, एनिमल सेल यानी कि जंतु कोशिका में समसूत्री विभाजन की खोज फ्लेमिंग ने की थी और प्लांट सेल में यानी कि पादप सेल में समसूत्री विभाजन की खोज स्ट्रासबर्गर ने की थी। ओके, स्ट्रासबर्गर ने की थी। ठीक है, समसूत्री विभाजन कायक कोशिका और जन कोशिका दोनों प्रकार की कोशिकाओं में होता है। जंतु कोशिका में समसूत्री विभाजन की खोज फ्लेमिंग ने की थी और प्लांट सेल में इसकी खोज स्ट्रासबर्गर ने की थी। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे समसूत्री विभाजन में जो कैरियोकाइनेसिस होता है वो कितनी अवस्थाओं में होता है। ठीक है, कैरियोकाइनेसिस का मीन्स होता है केंद्रक का विभाजन या केंद्रक द्रव का विभाजन। ठीक है, देखो भाई, प्रोफेज यानी कि पूर्वावस्था, इंटरफेज की S और G2 अवस्था के बाद जो प्रोफेज होता है सूत्री विभाजन का पहला पड़ाव होता है। ठीक है, और जो प्रोफेज होता है तो इसमें केंद्रीय पदार्थ का संघनन होने लगता है, यानी कि केंद्रीय पदार्थ का संघनन ही इस बात का सूचक होता है कि प्रोफेज स्टार्ट हो गई। ठीक है, सेल डिवीजन की जो प्रोफेज स्टेट है यानी जो पूर्वावस्था है वो स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है, तो इसमें होता क्या है, देखिए सबसे पहले जो प्री प्रोफेज होता है, प्री प्रोफेज में यानी कि पूर्वावस्था के प्रारंभ में जो केंद्रीय पदार्थ होता है वो संघनित होने लगता है। संघनित होके मिड प्रोफेज में कुछ इस प्रकार से देखने लगता है और इसी अवस्था में इसमें तरकु और सूक्ष्म नलिकाओं के जमावड़े की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है और इसमें जो कोश के द्रव प्रोटीन होता है वो इसमें हेल्प करता है। ठीक है, अब जो एस फेज में, इंटरफेज की एस फेज में जो डीएनए का द्विगुणन हुआ था उसी टाइम कोशिका द्रव में सेंट्रोसोम का भी द्विगुणन हो गया था। तो मिड प्रोफेज में सेंट्रोसोम अपने अपने ध्रुवों की ओर चलने लगते हैं, यानी कि दोनों सेंट्रोसोम विपरीत ध्रुवों की ओर चले जाते हैं। और लेट प्रोफेज में जो केंद्रक आवरण है, केंद्रक आवरण नष्ट हो जाता है। मैं यहाँ पे स्पष्ट लिखे देता हूँ, गुणसूत्रीय पदार्थ का संघनन होने लगता है, यानी केंद्रीय पदार्थ संगठित होने लगता है, ठोस होने लगता है, ठोस होकर गुणसूत्र बनाता है। और इसी टाइम यानी लेट प्रोफेज में केंद्रक आवरण गोल्जी का ईआर यानी अंतःप्रद्रव्य जालिका और केंद्रिका, ये सब क्या हो जाते हैं, दिखाई नहीं देते, यानी कि नष्ट हो जाते हैं, यानी कि नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो लेट प्रोफेज में गुणसूत्रीय पदार्थ, मतलब जो गुणसूत्रीय पदार्थ होता है वो संगठित होके ठोस होके गुणसूत्र बना लेता है और इसी टाइम
इसमें जो केंद्र का आवरण है वो नष्ट हो जाता है, गोल्जी का या नष्ट हो जाता है, केंद्रिका भी नष्ट हो जाती है, ये दिखाई नहीं देते हैं कोशिका द्रव में, ठीक है। और इसी टाइम जो तरकु तंतु होते हैं वो तरकु तंतु स्पष्ट रूप से बन जाते हैं, क्योंकि विपरीत ध्रुवों पे सेंट्रोसोम पहुंच जाते हैं, तो सेंट्रोसोम से ही तरकु तंतु बनते हैं, ठीक है। तो इसी अवस्था में तरकु तंतु का निर्माण हो जाता है, ठीक है। तो फिर से प्री प्रोफेज में केंद्रीय पदार्थ इकट्ठा होने लगता है, यानी संघनित होने लगता है। मिड प्रोफेज में जो केंद्रीय पदार्थ होता है वो जालनुमा दिखाई देने लगता है, ठीक है। और इसी टाइम इसमें सूक्ष्म नलिकाओं और तरकु की जो जमावड़ी की प्रक्रिया होती है, यानी जमने की प्रक्रिया होती है, एक जगह आने की जो प्रक्रिया होती है वो पूर्ण हो जाती है। क्यों? क्योंकि इसमें जो कोशिका द्रव का प्रोटीन होता है वो इसमें हेल्प करता है। और लेट प्रोफेज में दोनों सेंट्रोसोम जो कि दोनों विपरीत ध्रुवों पे पहुंच जाते हैं, सेंट्रोसोम से तरकु तंतु बन जाते हैं और केंद्रीय पदार्थ संघनित होकर गुणसूत्र का आकार ले लेता है। और इसी टाइम केंद्रक आवरण, गोल्जी का, ईआर और केंद्रिका नष्ट हो जाते हैं, दिखाई नहीं देते हैं, ठीक है। ये प्रोफेज हो गया। इसके बाद होता है मेटाफेज। तो हम हेडिंग लगाएंगे मेटाफेज या मध्यावस्था। चल देखिए, ये जो दूसरी अवस्था होती है उसको मध्यावस्था या मेटाफेज बोलते हैं। इस अवस्था में जो गुणसूत्र होते हैं वो कोशिका द्रव में फैल जाते हैं। सूत्र होता है, जैसे देखो यहाँ पे, इसमें गुणसूत्र ऐसे स्पष्ट हो जाते हैं, ऐसे करके ऐसे स्पष्ट हो जाते हैं। और स्पष्ट हो जाते हैं मतलब मेटाफेज में जो गुणसूत्र होते हैं वो कोशिका द्रव में फैल जाते हैं और गुणसूत्र स्पष्ट हो जाते हैं इसमें हम स्पष्ट देख सकते हैं कि जो गुणसूत्र होता है वो अर्ध गुणसूत्र का बना होता है, यानी कि एक जो गुणसूत्र होता है वो दो अर्ध गुणसूत्र का बना होता है और दोनों अर्ध गुणसूत्र आपस में कहाँ पे जुड़े होते हैं? इस पे सेंट्रोमियर पे जुड़े होते हैं। इसको बोलते हैं सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर यानी कि तारक, यानी कि काइनेटोकोर पर जुड़े रहते हैं। तो प्री मेटाफेज में जो गुणसूत्र होते हैं वो कोशिका द्रव में फैल जाते हैं और ये स्पष्ट हो जाते हैं कि जो गुणसूत्र होता है वो अर्ध गुणसूत्र से मिलकर बने होते हैं जो आपस में सेंट्रोमियर या काइनेटोकोर पर जुड़े रहते हैं। मतलब इसमें जो तारक केंद्र तरकु तंतु होते हैं, तरकु तंतु एक ओर तारक केंद्र से और दूसरी ओर गुणसूत्र के काइनेटोकोर पे जुड़ा होता है। ऐसा दोनों ध्रुवों पे होता है, ठीक है। ये जो गुणसूत्र है, गुणसूत्र में जो तारक केंद्र है तरकु तंतु है, तरकु तंतु एक ओर तो गुणसूत्र के काइनेटोकोर पे जुड़ा रहता है और दूसरे ओर सेंट्रोसोम से यानी तारक केंद्र से जुड़ा होता है। ऐसा दोनों ध्रुवों पे होता है, ठीक है। इस साइड भी ऐसी हो रहा है, इस साइड भी ऐसा हो रहा है और आपस में जो गुणसूत्र होते हैं वो एक लाइन में आ जाते हैं, एक बिंड में आ जाते हैं। मतलब जो लेट प्रोफेज होता है, लेट मेटाफेज होता है, लेट मेटाफेज में गुणसूत्र एक सीधी रेखा बनाते हैं, एक प्लेट बनाते हैं, जिसको मेटाफेज प्लेट बोलते हैं। एक सीधी लाइन में आ जाते हैं, सभी का जो सेंट्रोमियर है वो एक लाइन में आ जाता है, यानी गुणसूत्र एक लाइन में आ जाते हैं, इसको हम मेटाफेज प्लेट बोलते हैं। तो मेटाफेज ही वह अवस्था होती है इसमें गुणसूत्र की संरचना का स्पष्ट अध्ययन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मेटाफेज हो गया। फिर से प्री मेटाफेज में गुणसूत्र कोशिका द्रव में फैल जाते हैं और गुणसूत्र दो अर्ध गुणसूत्र से मिलकर बना होता है जो आपस में सेंट्रोमियर पर जुड़े होते हैं। इस प्रकार गुणसूत्र स्पष्ट हो जाते हैं। और लेट मेटाफेज में गुणसूत्र एक सीधी लाइन में आ जाते हैं। तरकु तंतु इन गुणसूत्रों के एक ओर काइनेटोकोर से और दूसरी ओर तारक केंद्र से जुड़ा होता है। ऐसा दोनों ध्रुवों पे होता है और इस प्रकार एक सीधी लाइन का निर्माण करते हैं, इसको मेटाफेज प्लेट बोलते हैं। एक सीधी प्लेट का निर्माण करते हैं, यार ना सीधी लाइन, इसको बोलते हैं मेटाफेज प्लेट का निर्माण करते हैं, ठीक है। तो ये मेटाफेज हो गया। अब चलते हैं हम कहाँ पे? एनाफेज में। देखिए ये एनाफेज यानी पश्चावस्था, ये तीसरी प्रावस्था होती है। पश्चावस्था नहीं, ये तीसरी अवस्था होती है। इसमें क्या होता है कि जो गुणसूत्र यानी काइनेटोकोर होता है या गुणसूत्र बिंदु होता है वो विखंडित हो जाता है। यानी इस अवस्था की सबसे बड़ी विशेषता ये होती है गुणसूत्र बिंदु, यानी कि इसी को काइनेटोकोर भी बोलते हैं, गुणसूत्र बिंदु यानी कि सेंट्रोमियर। यह विखंडित हो जाता है, विखंडित सबसे बड़ी विशेषता है इस अवस्था की। तो जैसे ही इसमें जो गुणसूत्र बिंदु होता है वो विखंडित होता है
तो गुणसूत्र अपने अपनी ध्रुवों के तर्कु तंतुओं द्वारा अपने अपने ध्रुवों की ओर खींचने लगते हैं, ठीक है। ये इस साइड खींच रहा है और ये इस साइड खींच रहा है। तो लेट एनाफेज में गुणसूत्र अपने अपने ध्रुवों पे चले जाते हैं, अपने अपने ध्रुवों की ओर जाने लगते हैं, ठीक है। ये अपने ध्रुव पे आ गए और ये अपने ध्रुव पे आ गए गुणसूत्र, ठीक है। तो इस प्रकार से एनाफेज होता है। एनाफेज की सबसे बड़ी विशेषता ये होती है, समसूत्री विभाजन में जो एनाफेज होता है इसमें गुणसूत्र बिंदु या सेंट्रोमियर विखंडित हो जाता है, ठीक है। तो ये एनाफेज हो गया। अब हम पढ़ेंगे टीलोफेज को, तो हेडिंग लगाएंगे टीलोफेज। तो टीलोफेज में, प्री टीलोफेज में अपने अपनी ध्रुवों पे आने वाले जो गुणसूत्र होते हैं वो असंघनित होकर क्रोमेटिन पदार्थ यानी कि केंद्रीय पदार्थ का निर्माण करते हैं और इस प्रकार से अपनी पृथक पहचान को समाप्त कर देते हैं और इनके चारों ओर केंद्रक आवरण आ जाता है, केंद्रिका आ जाती है, पुनः, है ना, पुनः केंद्रक आवरण आ जाता है, केंद्रिका आ जाती है, ईआर और गोल्जिका आ जाता है। इस प्रकार एक केंद्रक से दो केंद्रक का निर्माण हो जाता है, एक केंद्रक से दो केंद्रक बन जाते हैं। इसी को हम केंद्रक विभाजन या कैरियोकाइनेसिस कहते हैं। अब इसके बाद एम फेज की लास्ट दूसरा चरण होता है साइटोकाइनेसिस। उसमें इस कोशिका द्रव का विभाजन होगा। सो इस प्रकार से एक कोशिका से दो कोशिकाएं बन जाती हैं। तो अब हम पढ़ेंगे आगे साइटोकाइनेसिस को, ठीक है। अभी कैरियोकाइनेसिस पूर्णतः समाप्त हो चुका है। इसको समसूत्री विभाजन क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें जो गुणसूत्र हैं वो समान हैं, गुणसूत्रों की संख्या समान ही रहती है। जनक कोशिका से संतति कोशिकाओं में देखिए, जो जनक कोशिका थी उसमें भी 3 गुणसूत्र थे प्रत्येक केंद्रक में। इसमें भी देखो प्रत्येक केंद्रक में कितने गुणसूत्र आते हैं? 3 ही गुणसूत्र होते हैं, मतलब प्रत्येक केंद्रक में 3 गुणसूत्र होते हैं, ठीक है। इसलिए इसको समसूत्री विभाजन बोलते हैं, क्योंकि इसमें जनक कोशिका और संतति कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या समान रहती है, इसलिए इसको समसूत्री विभाजन कहते हैं। तो अब इसके बाद हम साइटोकाइनेसिस को पढ़ेंगे, जिसको हम अगले लेक्चर में देखेंगे, ठीक है। इनकी 4 प्रावस्थाएं होती हैं, सबको हम डायग्राम से याद रखेंगे, कोई रटने की जरूरत है नहीं है, ठीक है। पूरी नाटकीय प्रावस्था जैसी होती है वो, तो है ना। पूरी सबसे पहले क्या होता है, जो केंद्रीय पदार्थ होता है वो संघनित होने लगता है, ठोस होने लगता है, गुणसूत्र का आकार लेने लगता है, धीरे धीरे गुणसूत्र स्पष्ट होने लगते हैं, फिर वो तर्कु तंतु पर जुड़ने लगते हैं, तर्कु तंतु से जुड़ के फिर वो एक मध्य रेखा पे आ जाते हैं, मेटाफेज प्लेट का निर्माण करते हैं। मेटाफेज प्लेट के निर्माण के बाद उसके बाद गुणसूत्र का जो काइनेटोकोर यानी कि जो सेंट्रोमियर होता है वो विखंडित हो जाता है। विखंडित होने के बाद जो गुणसूत्र हैं दोनों ध्रुवों के गुणसूत्र अपने अपने ध्रुवों पे जाने लगते हैं और इस प्रकार से पुनः अपने ध्रुवों पे केंद्रक आवरण, केंद्रिका, गोल्जिका और ईआर का निर्माण कर लेते हैं। इस प्रकार से एक केंद्रक से दो केंद्रक में विभाजन हो जाता है। ये हो जाता है कैरियोकाइनेसिस। अब कोशिका द्रव का विभाजन पढ़ना है हमें, तो उसको पढ़ेंगे हम साइटोकाइनेसिस को पढ़ना है, इसे हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। इस प्रकार से हमारा कैरियोकाइनेसिस कंप्लीट हो चुका है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।